तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 11th का मॉडल सेट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 2024-2025 सेशन कराने वाला है। ठीक है, तो मैं बिना देर किए और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है नहीं है क्या। तो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपने पढ़ा ना, 7 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। कौन कौन सा होता है जल्दी बताओ। तो होता है आपका लेंथ होता है, मास होता है ना, टाइम होता है भाई, टेम्परेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख देख पा रहे होंगे। ठीक है, और एक क्या होता है, कैंडेला। अच्छा, कैंडेला तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्या, सब्सटेंस, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि सर टेम्परेचर भी आपका है, मास भी है, और टाइम भी है, लेकिन मोमेंटम जो है आपका भाई, ये बेसिक यूनिट नहीं है मेजरमेंट का। ठीक है, तो मतलब मोमेंटम आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशन पूछ रहा है आपसे, और कंफर्म कर लो कि डायमेंशन से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा डायमेंशन से। ठीक है, किसका डायमेंशन पूछेगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा डायमेंशन से। कैपिटल जी का डायमेंशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट करके हमें बताओ कि कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 2 में करके डायमेंशन पूछ रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी का। तो एनर्जी चाहे कुछ भी हो, चाहे एनर्जी आपका क्या हो, एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, लेकिन एनर्जी भाई एनर्जी ही तो है एक तरह से। ठीक है, चाहे पर काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ये तो एक तरह से एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी का जो होता है डायमेंशन कितना क्या होता है बताओ। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, M L T - 2 क्या होता है, M L 2 T - 2 होता है, M L 2 T - 2 होता है किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एनर्जी जो होता है वही तो होता है एनर्जी, एनर्जी नाम का एक्चुअल चीज़ होता नहीं है। ठीक है, वर्क डन जो हम करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, वही कन्वेंशनली क्या होता है, एनर्जी होता है। पारंपरिक रूप से जो हम काम करते हैं वही तो एनर्जी होता है। तो एनर्जी का यहाँ पे किसके बराबर होगा डायमेंशन, तो आपका वर्क डन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, उसका त्वरण है। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ से, तो रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, तुरंत आपको क्या करना है, इसमें गिवन डाटा को लिख लेना। ठीक है, तो सर हम लिख लेते पहले कि u बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो होगा। u बराबर कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है, और u हमारा क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, इनिशियल स्पीड तो होता है। और v हमारा फाइनल क्या होगा, तो फाइनल दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। यदि मीटर पर सेकेंड में तो ठीक है, लेकिन यदि किलो पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, और टाइम हमारे पास दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। टाइम दिया कितना, 5 सेकेंड दिया। ठीक है, 5 सेकेंड दिया। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला, कि v इज इक्वल टू यू टी प्लस v इज इक्वल टू, है ना, u प्लस 80, v इज इक्वल टू u+80। ठीक है, v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, कोई दिक्कत, इक्वल लिखो, u का वैल्यू 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं, प्लस ये का हमको निकालना है, यही पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, तो ये रहने दो। और टाइम कितना, 5 सेकेंड दिया, 5 सेकेंड दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है 5p हो जाएगा दोनों ये। तो 5p इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 5p इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 30, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 30/5, 30/5 लिख सकते हैं, 30/5 लिख सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपको कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स आंसर विल बी डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला है कि कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अप्लीकेबल होता है किसके लिए, मोशन करता है किसके साथ। ठीक है, मोशन इक्वेशन भाई
इक्वेशन का मोशन के इक्वेशन आपने पढ़ा ना, गति के इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये सारे के सारे क्या है, तो मोशन का इक्वेशन है, मोशन का गति का इक्वेशन है, गति का समीकरण है, ठीक है। ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ के रखा होगा, है ना, ईजी है। फिर कह रहा कि किसके लिए अप्लीकेबल है, तो भाई अप्लीकेबल यूनिफॉर्म के लिए भी होता है और कांस्टेंट के लिए होता है, यूनिफॉर्म के लिए भी होता है और कांस्टेंट के लिए भी होता है। कांस्टेंट प्लस क्या, कांस्टेंट प्लस क्या, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तो होगा नहीं भाई, कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है दोनों सही हो जाएगा, ये और भी दोनों, ठीक है। कुछ गलत किया गया यहाँ पे, मॉडल सेट पेपर में थोड़ा क्वेश्चन को गलत तरीके से सेट किया गया, ऑप्शन ए और बी बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा कि जब एक फोर्स अप्लाई करते किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया विच इज एफ, जो कि फोर्स हमारा क्या है भाई, एफ है। जब फोर्स लगाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये इसका ये है क्या, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ये स्मॉल ए, ठीक है, और इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, यही तो होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई हम फोर्स जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो उसके पास मास होगा और क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब मास और एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या करेगा, ए बॉडी का एक्सेलरेशन, फोर्स हमारा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों सर, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, what is the what is the relationship between acceleration and time of an moving object with constant acceleration, constant acceleration के बीच में, और है ना, constant acceleration और टाइम के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक मिनट, एक्सेलरेशन बराबर हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर हमारा क्या होता है कि ये इज इक्वल टू होता है क्या, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम ही तो होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। यस बोले, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, जब ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जब ये आपका कांस्टेंट होगा तो ये दोनों क्या होगा, दोनों दोनों भी तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका कांस्टेंट होगा तो ये दोनों टर्म्स भी क्या होगा, क्या होगा, बाय, है ना, किस क्या होगा, कांस्टेंट दोनों हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से आपने पढ़ के रखा ना, इस प्रकार से ग्राफ आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में कि भाई मैक्सिमम एंगल क्या होगा दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मैक्सिमम होगा जब उसके बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो वेक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर का, तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आपका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है, जल्दी बताओ। तो थीटा का सर मैक्सिमम वैल्यू हमारा 0 डिग्री पे होता है, किस पे होता है, 0 डिग्री पे, विच इज इक्वल टू क्या, 1, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, cos 0 कितना होता है 1 होता है। मतलब जब दो वेक्टर पैरेलली होगा, ठीक है, जब दो वेक्टर आपका पैरेलल होगा इस प्रकार से, एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है, एंड दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका 0 डिग्री होगा, तभी आपका मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वेक्टर का, ठीक है। मतलब 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अगला है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होगा कह रहा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, आपने पढ़ के रखा ना, ए डॉट बी, ये आपका क्या है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है भाई, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन यही आपको ए क्रॉस बी में आ जाएगा, ए क्रॉस बी में आएगा, उसको क्या बोलोगे,
क्रॉस प्रोडक्ट बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलोगे। और याद रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछता है कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला हमेशा क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में होगा, फॉर्म में होगा। ये डॉट प्रोडक्ट वाला हमें हमेशा किस में होगा भाई, स्केलर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, स्केलर के फॉर्म में होगा। तो स्केलर पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्केलर पूछ रहा है तो क्या होगा जल्दी बताओ। तो सर स्केलर जैसे पूछेगा आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए और क्या आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे स्केलर आपसे पूछा, स्केलर पूछा आपको डॉट प्रोडक्ट में मानना है, जैसे वेक्टर पूछेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में मानना है। लेकिन क्वेश्चन में स्केलर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका होता है स्केलर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर मिनिमम, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कितना एंगल होना चाहिए। तो एंगल हमने पढ़ के रखा है कि सर एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। क्यों क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। इस फॉर्मूला को पढ़ के रखा है। तो यहाँ पर थीटा हम जब 45 डिग्री को पुट करेंगे तो 45 यहाँ पे 45 और यहाँ पे दो गुना है, 45 दोनों कितना होगा 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा यू स्क्वायर बाय जी, सिंपल ये टर्म्स बचेगा आपका, और यही टर्म आपका मैक्सिमम कहलाएगा, और यही टर्म्स आपका मैक्सिमम कहलाएगा। दैट मीन्स योर आंसर इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 45 डिग्री विल बी करेक्ट, 45 डिग्री विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ के रखा ना, आपने पढ़ के रखा कि नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज मैंने प्रोजेक्टाइल किया तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो यू हमारा जीरो होता है, ठीक है, यू हमारा क्या होता है जीरो होता है, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पे, सॉरी स्पीड स्पीड वहाँ पे जीरो होगा। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन जो होता है पूरे पाथ में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पाथ में पूरा एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर नहीं हो जाता है, ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर होता है ना, ग्रेविटी है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर 10 का सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकेंड लॉ आपसे पूछ रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपसे पूछ रहा है, तो आपको आपने पढ़ के रखा न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, फिर फोर्स इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी, डी पी बाय क्या डी टी, है ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी, कहीं दिख रहा है क्या डी पी बाय डी टी, यस, ऑप्शन नंबर ये देखो, एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, सिंपली फार्मूला। अब मैंने कहा ना कि 11th में यदि आपको फार्मूला फिजिक्स का सारा याद है, ठीक है, यदि 11th में सारा फार्मूला फिजिक्स का याद है तो आप 20 नहीं कह सकते हैं, बट 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे फार्मूले पे पूछ देता है, डायरेक्टली आपको फार्मूला पूछेगा, डायरेक्टली आपको 10 क्वेश्चन फार्मूले से ही पूछ देता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा। फिर कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, रहने दो, ठीक है, और उसका वेलोसिटी यू है, ठीक है, और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो देखो कर रहा है कि एक बॉल मास m स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक मतलब सपोज ये दीवार हमारा क्या है, एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, एक रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल मतलब कठोर दीवार है, ठीक है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करके रिजिड वॉल है जो जिसका वेलोसिटी भी यू है, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है यू है, और मास क्या है m है, रिबाउंड करता है, ठीक है, स्ट्राइक है। सबसे पहले एक बॉल है, ठीक है, मैंने बॉल लिया, इसको मैंने टकराया यहाँ पे टकराया, ठीक है, इसका मास m है और वेलोसिटी क्या है u है, ठीक। अब जैसे टकराया, जैसे यहाँ पे टकराया, ठीक है, अब टकराने के बाद फिर क्या करेगा, वापस आएगा, वापस आएगा, ठीक है, वापस आएगा। अब जो वापस आएगा तो इस पाथ में जाने टाइम इस पाथ में गया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे लोचा है, थोड़ा यहाँ पे लोचा है, जाते टाइम इस पाथ पे गया था लेकिन आते टाइम इस पाथ पे आया, मतलब क्या, पाथ चेंज हो गया। अब पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया तो ठीक है, तो पाथ चेंज होगा तो नेगेटिव में आएगा साइन, ठीक है, साइन क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो इस बॉल का यदि देखें
तो एम यू हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू हो जाएगा। क्यों, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम भी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका यू है और मास क्या है, एम है। और नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। रिट्रेस कहने का मतलब जाते टाइम तो इस साइड से गया, लेकिन आते टाइम आपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, डायरेक्शन की वजह से मैंने क्या किया उसको, तो नेगेटिव में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। अब ठीक है, इसका कितना हो गया, इस बॉडी का कितना हो गया, एम हो गया और यू हो गया, और इसका माइनस एम यू हो गया। ध्यान से देखना, इसका एम यू हो गया और इसका माइनस एम यू हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि सर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम है ना, पी फाइनल लिखो, पी फाइनल लिखो माइनस पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मेरे पास कितना था, फाइनल मेरे पास कितना था, फाइनल मेरे पास कितना था, जल्दी बताओ। तो सर जो टकराया वो इनिशियल था, और जो बाद में टकराया वो क्या होगा, फाइनल हो गया। अब फाइनल हम एम यू लेते थे, माइनस एम यू लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एम यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एम यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस एम यू लिखेंगे। और आपका फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और इनिशियल कितना है तो एम यू है, इनिशियल कितना है एम यू है। तो माइनस एम यू और माइनस एम यू कितना होगा, माइनस टू एम यू, माइनस टू एम यू, ठीक है, माइनस टू एम यू होगा। और आपका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर प्लस एम यू भी हो सकता है, प्लस टू एम यू भी हो सकता है, प्लस टू एम यू भी हो सकता है, प्लस टू एम यू भी हो सकता है, ठीक है, प्लस टू एम यू भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका ये और डी दोनों हो सकता है, ऑप्शन ये भी सही है आपका, ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे डायरेक्शन आपका अपोजिट है, मतलब अपोजिट है, तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लुब्रिकेशन जो होता है, लुब्रिकेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हम घर्षण को घटाने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन घर्षण को घटाने के लिए है ना, घर्षण को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेशन। वही भाई ग्रीस वगैरह है ना, तेल वगैरह, स्नेक वगैरह। फिर कह रहा है कि फोर्स है 10 न्यूटन का और एक बॉडी मास है 1 kg का, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू लगा दो, एफ इज इक्वल टू क्या लगा दो, एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या, एम ए। एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या, यस, ये इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होगा। ये निकालेंगे भाई तो एम जो होगा गुना में इधर डिवाइड में जाएगा कि नहीं, तो फोर्स कितना दिया आपके पास 10, और मास कितना दिया 1, कितना आएगा इसको गुना करेंगे भाग करेंगे कितना आएगा, वही आएगा सेम। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कई बार आपसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला के साथ एक्सेलरेशन का यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो यूनिट को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर कह रहा है रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, तो हम सिंपली एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय टू एम, पी स्क्वायर बाय क्या, टू एम, पी स्क्वायर बाय क्या, टू एम। देखो कहीं है क्या, यस, पी स्क्वायर बाय टू एम, ऑप्शन नंबर डी देखो, पी स्क्वायर बाय टू एम होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी यदि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ट्रिपल करते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा जब वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट का ट्रिपल करते हैं। तो सिंपली भाई फार्मूला लगा दो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ क्या होता है, एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, ट्रिपलेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी को 3 गुना कर देता हूँ, 3 भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत, 3 भी क्या, 3 भी का होल स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स इंक्रीज कर देगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, 9 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, 9 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक किलो वाट जो होता है आपका किसका यूनिट है, तो जैसे आप देखो किलो वाट मारोगे फटाक से पावर, क्या मारोगे पावर, बट गलत आपका हो जाएगा, यहाँ पे पावर आपका नहीं होगा, क्योंकि किलो वाट होता पावर का, बट यहाँ पे किलो वाट पर आवर लिखा है, पर आवर नहीं, किलो वाट आवर लिखा है, किलो वाट आवर लिखा है। और ये यूनिट जो होता है, ये यूनिट जो होता है, आपके घर में मीटर लगा हुआ होता है ना, आपके घर में आपने मीटर में देखा होगा कि इतना वाट हो गया, इतना वाट यूनिट हो गया,
है ना, 5 यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो आपका कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल मतलब कहने का मतलब है, कॉमर्शियल मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम इसको पैसे कमाने के मामले में यूज करते हैं। मीटर क्यों लगा होता है, मीटर क्यों लगा होता है, बिजली बिल को लेने के लिए लगा होता है ना। तो क्या एनर्जी को एक कैलकुलेट करता है, किसको कैलकुलेट करता है भाई, एनर्जी को कैलकुलेट करता है, मतलब आपका किलोवाट जो होगा एनर्जी का यूनिट हो जाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि ट्रांसलेटरी एनालॉग है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं, एम से कि आई से, एम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, आई से डिनोट करते हैं, सॉरी आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, हो ना, यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। तो ट्रांसलेटरी किसका एनालॉग है, एनालॉग मतलब उल्टा, ठीक है, किसका अनुरूप है, उल्टा है, ठीक है। तो सर ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मास का अनुरूप है, मास का क्या है, अनुरूप है, ठीक है, मास का क्या है, अनुरूप है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा कह रहा है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रोड में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सपोज ये यूनिफॉर्म रोड है आपका, ये क्या है, यूनिफॉर्म रोड है, ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म रोड है, और यूनिफॉर्म रोड है तो हर जगह इसका क्या होगा, हर जगह क्या होगा, पार्टिकल होगा, इसका पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो हर जगह इसका क्या होगा, पार्टिकल होगा, ठीक है। इसका अलग अलग हर जगह पे क्या होगा, पार्टिकल इस तरह से होगा, लेकिन इसका हॉल पार्टिकल, इसका हॉल सेंटर, ठीक है, इसका पूरा सेंटर जो होगा, पूरा सेंटर जो होगा इसके कहाँ पे अटैच होगा, तो एक मिड पॉइंट पे, ठीक है, इस मिड पॉइंट पे इसका सारा सेंटर ऑफ मास यहीं पे अटैच होगा, यहीं पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वही कह रहे हैं कहाँ सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड में लोकेटेड होता है भाई, तो आपका कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट ऑफ रोड, है ना, एट द मिड पॉइंट ऑफ रोड, ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ रोड, ठीक है। अगला कह रहा है कि डायरेक्टली फार्मूला आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो स्फेयर का, कैसे कहाँ पे उसका रेडियस पास कर रहा है, तो उसका रेडियस उसके डायमीटर से पास कर रहा है ना, इस प्रकार से आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेडियस कहाँ से पार कर रहा है उसका, तो उसका डायमीटर से पास कर रहा है, डायमीटर से पास कर रहा है। तो हम जानते हैं सिंपल ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आपका होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 21 का बी नंबर आपका सही होगा, 2/5 mr स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है कि क्या होता है स्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसको कंफर्म हम नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, बट अप्रोक्सीमेटली आपसे लगभग पूछ रहा है कि क्या होता है स्केप वेलोसिटी पृथ्वी का पूछ रहा है आपसे, पृथ्वी का, तो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप फेंकोगे पृथ्वी से, तो पृथ्वी पे वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका स्केप वेलोसिटी होता है कि ऐसा वेलोसिटी जिसको देने पर, है ना, किसी भी बॉडी को देने पर वो बॉडी क्या करेगा, तो अपनी, है ना, अपनी फिर से जहाँ पे लोकेशन स्टार्ट किया, जहाँ से हम फेंके थे उस वहाँ पे वो नहीं वापस आ पाएगा, ठीक है। समझो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर उसको तय करना है, कितना स्पीड सोचो। फिर कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में, इन इलेक्ट्रिकल, है ना, इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहाँ पर सन लोकेटेड होता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन जो होता है फोकाई पे, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो एक फोकई पे, फोकई मतलब फोकस पे क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। आपने पढ़ा ना केप्लर्स का लॉ, केप्लर्स का लॉ इंपॉर्टेंट है भाई, केप्लर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ दो तीनों इंपॉर्टेंट है। पूछेगा फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, कौन सा लॉ को हार्मोनियम लॉ कहा जाता है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कंफर्म यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंफर्म कर लो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म कर लो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द फोकाई, एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, एट वन ऑफ द फोकाई। अगला है कि कह रहा है कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपने पढ़ा नाइन्थ में ही पढ़ा होगा कि सर हम जब हमारा वेट जो होता है मून पर जाते ही 1/6 टाइम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, 1/6 टाइम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आपने पढ़ा ना, नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्या होता है रेशियो किसका, किसका रेशियो, तो सर काइनेटिक एनर्जी का, और किसका पोटेंशियल एनर्जी का, किसके केस में, सैटेलाइट के केस में, ठीक है। कह रहा कि फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या होगा। तो हम जानते हैं सिंपली आपको फॉर्मूला रखना है कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, 2r होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है रेशियो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या, r, ठीक है, r हो जाएगा। अब जब भाई ये r हमारा जब ऊपर जाएगा, r हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये हमारा टर्म्स जो होगा G M स्मॉल m
जो होगा हमारा क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ये हमारा नीचे हो जाएगा। और देखना नीचे दोनों खत्म हो जाएगा और यार से यार ऊपर खत्म हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास बचेगा 1/2, 1:2, ठीक है, 1:2 बचेगा, ठीक है। आप थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 25 का आंसर ये आपका सही हो जाने वाला। नेक्स्ट है, करेक्ट, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। डेफिनेशन से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है, बट यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है यहाँ पे, नॉट फोर्स पूछा है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया हमारा क्या होता है, 26 का आपका स्ट्रेस होता है, क्या होता है, स्ट्रेस होता है। आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा सॉलिड वाला चैप्टर में, ठीक है, सॉलिड वाले चैप्टर में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं, आपने पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सब जैसे रबर के बारे में पढ़ा होगा, अपने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, डक्टाइल्स के बारे में, इलास्टोमर के बारे में, ब्राइटल के बारे में, हिसाब के सारे सारे के बारे में पढ़े होगा, ठीक है, पढ़ाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको, है ना, जब कॉम्पिटिशन एग्जाम को तैयारी करोगे तो आपसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कह रहा कि सब्सटेंस जो कि स्ट्रेच करते हैं, जो कि लार्ज स्ट्रेन होता है, ठीक है, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, इसको क्या करेंगे हम, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कहने का मतलब खींचेंगे भाई, उसको खींचेंगे, फैला सकते हैं, खींच सकते हैं। तो जब लार्ज स्ट्रेन बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, सिंपली है, इलास्टोमर बोलते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है एक पॉइज बराबर कितना होता है, हम जानते हैं 10 पॉइज बराबर कितना होता है, 10 पॉइज बराबर कितना होता है, 10 पॉइज बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एक पॉइज, तो एक पॉइज इज इक्वल टू कितना होगा, 1/10 नहीं होगा, 1/10 नहीं होगा, कितना बचेगा, 1/10 होगा तो कितना बचेगा, 0.1 नहीं बचेगा, 0.1 नहीं होगा, तो 0.1 देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिंपली है। अगला है कि फ्रिक्शन जो होता है, रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड का इमोशन में, कैसे कि किस प्रकार से होता है, डायरेक्टली होता है या कि इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो 29 का आंसर कितना होगा आपका, डी होगा, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कि भाई दो फ्लूइड है, ठीक है। सपोज आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ के रखा होगा, ठीक है, विस्कस फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि दो फ्लूइड है जो कि दो फ्लूइड में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, वहाँ भी फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वही पूछ रहा है आपसे कैसे होता है, आपने पढ़ के रखा है, अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है। क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप, एक ड्रॉप ऑफ वाटर को तोड़ देंगे 2 ड्रॉप में, एक ड्रॉप ऑफ वाटर को 2 ड्रॉप में तोड़ देंगे। तो भाई भले ही ड्रॉप में तोड़ दिए, लेकिन इसका वॉल्यूम अभी भी तो कांस्टेंट है। इसको जब मिलाएंगे हम, जब दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों ड्रॉप को जब मिलाएंगे हम, दोनों ड्रॉप को फिर से मिलाएंगे, तो क्या फिर से हम एक ड्रॉप को नहीं बना सकते हैं, यस बना सकते हैं सर, ऑफकोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि क्या यहाँ पे सिंगल दोनों में होने वाला है, तो दोनों में सिंगल क्या होने वाला, तो हमारा वॉल्यूम सेम होने वाला है, दोनों में क्या होने वाला भाई, आपका वॉल्यूम सेम हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम क्या करेंगे, हीट करेंगे वाटर को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे, लिक्विड को, वाटर को जब हीट करोगे, आप वाटर को क्या करोगे, हीट करोगे, वाटर को क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वेपराइज होगा मतलब वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है, वेपर बनेगा, वहाँ पे वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज न कर जाएगा, क्या वॉल्यूम करेगा भाई, डिक्रीज न कर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, नॉट इलास्टिक सॉरी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इलास्टिक, है ना, एब्जॉर्प्शन पावर कितना होता है, 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 1 होता है। कहते जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो आपने पढ़ के रखा ना, थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ आपने पढ़ा है, जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ के रखा है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ के रखा है, सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ के रखा है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो आपका जीरोथ जो टेम्परेचर पे बताता है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ जो होता है आपका
किसके ऊपर बेस्ड होता है? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है और ये आपका टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। ठीक है, आपने पढ़ के रखा ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को हम एक, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक वे से दूसरे वे में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तरीके से दूसरे तरीके में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट कंफर्म कर लो यहाँ से, इस चैप्टर से एक यूनिट आप कंफर्म कर लो। ठीक है, एक यूनिट कंफर्म कर लो। कह रहा है कि क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट? ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप कमेंट करके मुझे बताओ कितना होता है, आर का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालना सीखा केमिकल काइनेटिक्स में, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे हैं, केमिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आपने पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा होगा। मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल का क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे मोनो एटॉमिक गैस में हीलियम को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हीलियम को लेते हैं, क्या लेते हैं? हीलियम को लेते हैं। अब हीलियम को लेते हैं भाई, तो हीलियम जो है आपका, हीलियम जो एटम है आपका तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन, सपोज ये एक्स है हमारा, ये हमारा क्या है? एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। तो ये हीलियम एटम जो है, हीलियम एटम जो है क्या कर सकता है आपका? तो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद। आज़ाद मतलब कि भाई वो कहीं भी रेंडमली मूव कर सकता है। ठीक है, कहीं भी ऐसे ऐसे तैसे कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट, जो कि कंप्लीट करता है 10 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में। तो सिंपली आपको एक फार्मूला याद रखना है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका क्या होता है? तो पेंडुलम का फार्मूला होता है कि टी इज इक्वल टू होता है आपका, टी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है कि टोटल ऑसिलेशन। ठीक है, सॉरी टोटल टाइम होता है, पहले टोटल टाइम होता है आपका। ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल टाइम होता है, फिर क्या होता है? टोटल ऑसिलेशन। क्या होता है? टोटल ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है, टोटल ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हमारे पास? 20 सेकेंड है सर। ठीक है, टोटल ऑसिलेशन कितना हमारे पास? 10 ऑसिलेशन है सर। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 सेकेंड हमारा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 में, 38 में यूनिट पूछ रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी का। तो आपको आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है? हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन पूछ नहीं सकता है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये तो हर किसी को मालूम होता है। ठीक है, तो ये नहीं पूछ सकता, थोड़ा घुमाएगा जैक, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में यदि किसी अपने सीनियर से पूछा होगा तो ट्वेल्थ का थोड़ा क्वेश्चन था ना, ट्वेल्थ का थोड़ा सा लेवल अप किया था, लेवल अप किया था। ठीक है, ट्वेल्थ का, तो आपको भी थोड़ा उसी प्रकार से प्रिपेयर करना है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांसफर वेव का? ट्रांसवर्स वेव का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव जो होता है क्या होता है? इस प्रकार से होता है ट्रांसवर्स वेव, होता कि नहीं होता? जल्दी बताओ। आपने पढ़ा लाइट वेव के बारे में, तो लाइट वेव जो हमारा होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स होता है मतलब इसके पास क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, फिर क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके पास क्या होगा? तो ये ट्रांसवर्स लाइट, ट्रांसवर्स किस में होता है? तो लाइट वेव में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, आपने पढ़ा ना, इस प्रकार जब हमारा वेव बनता है, इस प्रकार वेव बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड नहीं बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? तो भाई ये मैक्सिमम को शो कर रहा है, हमारा किसको शो कर रहा है? किसको? तो ये हमें मैक्सिमम को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 40 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है हमारा क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या करता है? क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं
आपको आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से, एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे दूसरों टीचर की तरह जैसे तैसे रटवा रहा, ठीक है। फिजिक्स को हमेशा रखना, फिजिक्स को रटा नहीं जाता, फिजिक्स को सीखा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है आप, यदि आपको फिजिक्स। तो मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, ना किसी का हाइप कर रहा मैं, ठीक है। आप गिरिडीह में है ना, गिरिडीह में आप क्या कर सकते हो, तो सोनू क्लासेस, सोनू फिजिक्स क्लासेस को, ठीक है, सोनू फिजिक्स क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सोनू फिजिक्स क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप भी फिजिक्स को, है ना, फिजिक्स को यदि पढ़ना है आपको, फिजिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, डीप से, ठीक है, फील करके पढ़ना है आपको यदि, ठीक है, रटना नहीं है यदि आपको, रटने का शौक नहीं है यदि, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनका सेंटर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बरगंडा में, ठीक है। जिनका सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, बरगंडा गिरिडीह में, ठीक है, बरगंडा में गिरिडीह में, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए फिजिक्स अच्छे से, तो 12th में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यदि आपको अब ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप डेमो भी कर सकते हो, है ना, डेमो भी कर सकते हो देखने के लिए, है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।